हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 23 मार्च 2022 का करंट अफेयर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मैंने आपको हमेशा बताया कि जहां पर पहले की बात हो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, चाहे वो देश का पहला हो या फिर दुनिया का पहला राज्य हो। ओके ओके, जहां पर भी पहले की बात की जाए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और देखिए यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज एक लैंड है, सपोज सपोज कीजिए आप लोग कि एक यहाँ पे लैंड है और इस लैंड के ऊपर अलग अलग चीजें समय समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अलग अलग चीजों की खेती की जाती है। जैसे चावल, गेहूं, फिर इसके बाद में समय चेंज हुआ, फिर यहाँ पे सब्जियों की खेती की जाएगी, फिर और अलग अलग चीजें यहाँ पे उगाई जाएंगे। मतलब कि एक बोलते हैं ना, एक फिक्स टाइप का यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होगा। मतलब कि एक ही जमीन के ऊपर, ताकि उसकी उपजाऊपन बना रहे, वहां पे अलग अलग चीजों को समय समय पे उगाया जाएगा। समझ गए। तो ये करने वाला ऐसा देश का पहला कौन सा राज्य बना है, वो बना है तेलंगाना। ओके, तो आई होप कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको इसके अंदर कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल सा इतना मतलब होता है कि उस राज्य में, वहां की जमीन पर जो भी फार्मर्स होंगे, जो वो लोग खेती करेंगे, वो खेती कैसी होगी, वो समय समय के हिसाब से, मौसम मौसम के हिसाब से अपने खेती के पैटर्न को चेंज करेंगे। एक ही चीज को साल भर नहीं उगाएंगे वो लोग, कभी गेहूं, कभी चावल, कभी सब्जी, कभी कोई फल वगैरह। ऐसे उनका जो होगा साइकिल चलता रहेगा। ओके, तो आइए अब इस क्वेश्चन से हमारे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि भी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो हाईएस्ट जीएसडीपी ग्रोथ रेट में, हाईएस्ट हाईएस्ट जीएसडीपी जो इसका ग्रोथ रेट होता है, उसके अंदर तेलंगाना ऑलवेज इज फर्स्ट। उसके अंदर क्या है, तेलंगाना का जो राज्य है वो क्या है, फर्स्ट रैंक पर आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि सबसे लेटेस्ट राज्य बनने वाला यही, क्योंकि तेलंगाना के बाद कोई नया राज्य नहीं बनाया है। ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। ओके, तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तेलंगाना के गवर्नर कौन है, जो गवर्नर तेलंगाना के है वही सेम गवर्नर अपने पुदुचेरी की भी है। ओके, सेम गवर्नर कहाँ के है, पुदुचेरी की भी है, पुदुचेरी। ओके, तो गवर्नर का नाम क्या है यहाँ पे, टी सौंदराराजन, टी सौंदराजन, सौंदराराजन। ओके, देन इसके बाद में आपसे एक सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट का लार्जेस्ट डेटा सेंटर कहां पर बन रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट का लार्जेस्ट डेटा सेंटर, लार्जेस्ट डेटा सेंटर किस राज्य में बन रहा है, हैदराबाद में। कहां पर, हैदराबाद में। ओके, ये उसके पास में ही है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने कल आपको एक क्वेश्चन और दिखाया था हैदराबाद के ऊपर, क्या था वो, सुजुकी इनोवेशन सेंटर, सुजुकी इनोवेशन सेंटर, सुजुकी इनोवेशन सेंटर। ये कहाँ बन रहा है, ये भी आपका हैदराबाद में ही बन रहा है। ओके, हैदराबाद से रिलेटेड एक और न्यूज यहाँ पर ट्रांसजेंडर के ऊपर। कौन सा, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क। मतलब कि इस कम्युनिटी के अंदर जो भी आते हैं उनको एक एक प्रकार की हेल्प दी जा सके, इसके लिए उनके लिए एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। और ये भी आपका किया गया है हैदराबाद में। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन शॉर्ट में इसको हम लोग सिपरी पढ़ते हैं। इसके अनुसार
इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट, इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक अर्थात इंपोर्टर बना है? अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिबरी, which country is the largest importer of arms globally in international arms transfers रिपोर्ट 2021? ये एक रिपोर्ट जारी करती है स्टॉकहोल्म। तो मेरा सबसे सबसे पहला सवाल है आपसे कि स्टॉकहोल्म किस देश की राजधानी है? स्टॉकहोल्म किस देश की राजधानी है? स्टॉकहोल्म किस देश की राजधानी है, ये आपको बताना है। ओके, और इसके बाद में अगर हम लोग आर्म्स इंपोर्टर की बात करें, अगर हम लोग आर्म्स इंपोर्टर की बात करें, जैसा इसके अंदर दिखाया गया है, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स ग्लोबली, तो सबसे ज्यादा आर्म्स कौन इंपोर्ट करता है? सबसे ज्यादा आर्म्स कौन इंपोर्ट कर रहा है आज के टाइम में? आर्म्स इंपोर्टर कौन सा देश है वो? सबसे पहले पे आता है इंडिया। क्या आता है? इंडिया आता है। दूसरे नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया। ओके, एंड तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है अपना इजिप्ट। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में इंडिया अपना सबसे बड़ा व्यापार साझेदार किस देश के साथ करता है? मतलब कि पिछले साल 2021 में इंडिया ने किस देश के साथ में सबसे ज्यादा व्यापार किया था? इन शॉर्ट मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, इंडिया ने सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश, व्यापार साझेदार देश मतलब 2021 में इंडिया ने किस देश के साथ में सबसे ज्यादा व्यापार किया था? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिलाकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर। और इंडिया को सबसे ज्यादा विदेशी निवेश कहाँ से प्राप्त हुआ था? इंडिया को सबसे ज्यादा विदेशी निवेश पिछले साल कहाँ से प्राप्त हुआ था? सर्वाधिक विदेशी निवेश की प्राप्ति इंडिया को कहाँ से होती है? की प्राप्ति की प्राप्ति ओके, कहाँ से होती है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये हुआ, इंडिया ने 2021 में सबसे ज्यादा व्यापार किया था यूएसए के साथ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिलाकर। और इंडिया को सबसे ज्यादा विदेशी निवेश की प्राप्ति होती है सिंगापुर से। इसके पहले इसको सबसे ज्यादा विदेशी निवेश मिलता था मॉरिशस से। ओके, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा हम लोगों को? इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा इंडिया सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर 2021 सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार। ओके, इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021। रिपोर्ट का नाम ध्यान रखना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट है जो हर साल निकलती रहती है। ओके, चलिए, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपका छूट गया। स्टॉकहोल्म किस देश की राजधानी है? ये स्वीडन की राजधानी है। कहाँ की? स्वीडन की ये राजधानी है। स्वीडन में आपका नोबल अवार्ड भी दिया जाता है। स्वीडन में आपका नोबल प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच कंट्रीज कैरोलिना बिलेवस्का हॉनर्ड विद द मिस वर्ल्ड 2021? किस देश की कैरोलिना को मिस वर्ल्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ओके, तो मिस वर्ल्ड देखिए, ये सारे जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया जो भी रहते हैं ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा आपसे जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि मिस वर्ल्ड 2019 कौन बनी थी? मिस वर्ल्ड 2019 कौन थी? और 2020 में मिस वर्ल्ड हुआ नहीं था ड्यू टू कोविड। तो डायरेक्ट मिस वर्ल्ड कहाँ हुआ था? मिस वर्ल्ड आपका हुआ था 2021 में, जो ये जिसके ऊपर हमारा अभी क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021। ओके, तो 2019 में जो मिस वर्ल्ड कौन थी? टोनी अनसिंग। कौन थी ये? टोनी अन सिंह। टोनी अन सिंह, ये थी जमाइका की। कहाँ की? ये थी ये है जमाइका की। और मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना, कैरोलिना कहाँ की है?
कैरोलिना आपकी है पोलैंड की, कहाँ की है? पोलैंड की, मीन्स पोलैंड इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए अब इसके साथ में देखिए मिस यूनिवर्स 2021 कौन, मिस यूनिवर्स 2021 कौन बना है, ये आप मुझको बताइए। मिस यूनिवर्स 2021 कौन बना है? मिस यूनिवर्स 2021 कौन बना है? मिस यूनिवर्स 2021 बनी है हरनाथ संधू, हरनाथ संधू। उसके बाद में अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अब तक इंडिया से कितनी गर्ल्स और कितनी लेडीज मिस वर्ल्ड बन चुकी है? इंडिया से कितने लोग मिस वर्ल्ड बने हैं? मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया, मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। ओके, ये मेरा आपसे सवाल है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जो सबसे पहले बनी थी वो थी रीटा फारिया, रीटा फारिया 1966। समय के साथ में रिवीजन करते रहिए आप लोग, तभी आपको ये सब कुछ याद होगा। ओके, दूसरा क्या है यहाँ पे? ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय ये बनी थी 1994 में। देन तीसरी डायना हेडन, डायना हेडन ये बनी थी 1997 में। देन फोर्थ पे थी युक्ता मुखी, युक्ता मुखी 1999 में। पांचवें नंबर पे है आपकी प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा 2000 में बनी थी। और छठवें नंबर पे कौन है? छठवें नंबर पे है मानुषी छिल्लर। छठवें नंबर पे कौन है? मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर। ओके, 2017 में। उसके बाद में मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया कौन कौन बना था? मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया कौन कौन बना था, आप मुझे बताइए। मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया, मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया कौन कौन बना था? सबसे पहले जो मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया बनी थी वो थी सुष्मिता सेन के 1994 में। सेकंड नंबर पे कौन बनी थी? लारा दत्ता। ओके, लारा दत्ता 2000 में। और तीसरे नंबर पे कौन थी अपनी? हरनाथ संधू, जो अभी बनी है हरनाथ संधू 2021। ओके, अब आते हैं हम लोग मिस इंडिया की बात करते हैं। मिस इंडिया 2021, तो मिस इंडिया 2021 ये कौन ही? ये कौन है? मानसा वाराणसी, मानसा वाराणसी। ओके, ये आपकी है तेलंगाना से है, ये भी आपकी तेलंगाना से। और इन्होंने भी मिस यूनिवर्स 2021 में ये टॉप 16 तक पहुंची थी, लेकिन ये टॉप 13 तक पहुंची थी, लेकिन टॉप 6 में ये पहुंच नहीं पाई थी। ओके, मानसा वाराणसी। ओके, अब मेरा आपसे एक बेसिक सा सवाल यहाँ पे ये है कि मिस वर्ल्ड कब से शुरू हुआ है? कि मिस वर्ल्ड कब से शुरू हुआ है? और आपका मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स कब से शुरू हुआ है? तो आपका मिस वर्ल्ड शुरू हुआ है 1951 से, और मिस यूनिवर्स शुरू हुआ है 1952 से। अब आपके मन में सवाल होगा, सर मिस वर्ल्ड बड़ा है कि मिस यूनिवर्स बड़ा है? देखो, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, यहाँ पर 19-20 का फर्क होता है। मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स से क्या है, थोड़ा सा मतलब कि मिस वर्ल्ड जो है उससे थोड़ा सा बड़ा अपना मिस यूनिवर्स है, बस ज्यादा फर्क नहीं होता इसके अंदर। ओके, चलिए ये सिर्फ एक कंपटीशन होता है जिसके अंदर लोगों को जीतना पड़ता है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वेसल ओवर टू सेल ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? ओके, सबसे लंबा जहाज बन गया है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा छोटा किया जाए। तो फिर जो मेरी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ये रिवर कहाँ कहाँ से आती है? सबसे पहले तो ये हमारे देश में बहती है, दूसरी ये बांग्लादेश में भी है, ओके। फिर उसके बाद में ये तिब्बत में भी जाती है, मतलब ये चाइना को भी टच करती है रिवर, ये तिब्बत हिस्से में, ओके। अब अगर हम लोग बात करें कि ये इसके ऊपर जो बोट चली थी, इसके ऊपर जो बोट चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये बोट आपकी चली थी हल्दिया पोर्ट से, हल्दिया पोर्ट से लेकर पांडु पोर्ट तक। कहाँ से कहाँ तक? हल्दिया पोर्ट से लेकर पांडु पोर्ट तक ये आपकी बोट चली थी, मीन्स जहाज, ओके। लंबा सा जहाज, नॉट अ बोट। तो हल्दिया पोर्ट आपका कहाँ है? ये आपका है कोलकाता में। और पांडु पोर्ट कहाँ है आपका? ये आपका है गुवाहाटी आसाम में, गुवाहाटी आसाम, ओके। चलो, तो इसके ऊपर जो जहाज चला था उसका नाम क्या था? उसका नाम था एमवी रामप्रसाद बिस्मिल, एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। तो मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। अब इसमें से मैं अगर आपसे कुछ सवाल पूछ लूं, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं हमारे 2022 के, अगर मैं आपको पूछ लूं उनके नाम की, वो कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहला सवाल है आपसे धर्मा पोर्ट, धर्मा पोर्ट मेरा कहाँ पर है? फिर उसके बाद में आता है दीनदयाल पोर्ट, दीन दयाल पोर्ट। देन उसके बाद में नारगोल पोर्ट, नारगोल पोर्ट। देन आफ्टर दैट नेवा शेवा पोर्ट, नेवा शेवा पोर्ट, ओके। देन भटकल पोर्ट, भटकल पोर्ट, ओके। अगर आपको इनका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर। मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। क्या इसका आंसर आपका धर्मा पोर्ट है उड़ीसा में, और आपका जो दीनदयाल पोर्ट है वो है आपका गुजरात में। नारगोल पोर्ट का है आपका, ये भी आपका गुजरात में है। नेवा शेवा पोर्ट का है आपका, ये आपका है महाराष्ट्र में। यहाँ पर महाराष्ट्र में, ओके। और इसी का नाम चेंज कर कर रखा गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ओके। ये महाराष्ट्र मुंबई में है। और आपका भटकल पोर्ट का है, ये आपका है कर्नाटक में। कहाँ है ये आपका? ये आपका कर्नाटक में है, ओके, ओके। तो बढ़ते हैं आगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन विच कंट्री महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल हैज बीन अनवील्ड टू मार्क आजादी का अमृत महोत्सव? आजादी का जो हमारा अमृत महोत्सव था 75 ईयर्स के कंप्लीशन के ऊपर, तो महात्मा गांधी जी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल बनाया गया है। तो वो किस देश में बनाया गया है? तो वो किस देश में बनाया गया है? ये बनाया गया है, ये अफ्रीका का ही एक देश है, मेडागास्कर। यहाँ पर मेडागास्कर में बनाया गया है। इसमें से और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एज पर ब्लूमबर्ग रिसेंट डेटा ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज इक्विटीज मार्केट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी का सीधे सा मतलब होता है शेयर। तो बाजार के पूंजीकरण के मामले में, मतलब शेयर मार्केट में भारत का रैंक क्या है? अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का एक ओवरऑल लाइन बता दूं, तो शेयर मार्केट के अंदर, भारत के शेयर मार्केट में या फिर वर्ल्ड के जो आपका जो शेयर मार्केट है उसके अंदर भारत का रैंक क्या है? उसके अंदर भारत का रैंक क्या है? तो मैं आपको रैंक वाइज लिखवाते जाता हूँ। तो सबसे पहला रैंक किसका आता है? सबसे पहला रैंक आता है यूएसए का, शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर रखने वाला। फिर सेकंड आता है चाइना। देन थर्ड वन आता है जापान। इसके बाद फोर्थ वन आता है हांगकांग। एंड फिफ्थ वन आता है इंडिया, ओके। तो इंडिया का रैंक कितना है यहाँ पर? पांचवा। ऊपर के जितने भी देश है बहुत बड़े देश है। अगर मैं आपको बोलूं तो आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ा बाजार बनने वाला है। आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ा बाजार बनने वाला है, मतलब कि देख रहे हो कि भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, ओके। हमारा देश कहीं भी पीछे नहीं है। एक दो रिपोर्ट के अंदर भारत का रैंक भले नीचे आता है, लेकिन
बाकी रिपोर्ट्स के अंदर भारत का रैंक टॉप 50 के अंदर ही आता है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, या आपके पेपर के इट आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड इट्स डिटेल्ड फ्रेमवर्क टू जीरो आउट कार्बन एमिशन बाय 2050 एंड बिकम द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू सेट सच अ टारगेट। महाराष्ट्र के किस शहर ने वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है? शून्य कार्बन का मतलब क्या होता है? अगर आप देखोगे तो आजकल कार्बन की कितनी उत्पत्ति हो रही है, जो भी वेस्ट मटेरियल जो कुछ भी चल रहा है हमारे आसपास, उसके अंदर से कितना कार्बन वेस्ट निकल रहा है। तो जीरो कार्बन करने के लिए हर देश ने अपने अपने टारगेट लिए थे। अगर मैं आपको उन देश के नाम बताऊं यहाँ पे जीरो कार्बन टारगेट का, ओके, तो किस देश ने कौन कौन सा टारगेट लिया था? 2050 का टारगेट लिया है जापान ने, और 2060 का टारगेट लिया है सऊदी अरेबिया ने, और भारत ने बोला हमें थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, तो हमने 2070 का टारगेट लिया। लेकिन अब तक ये टारगेट सिर्फ लिया था देशों ने, बट अब ये टारगेट लिया एक शहर ने। ये टारगेट लिया है अब शहर ने, क्योंकि किसी भी शहर ने अब तक ऐसा कोई टारगेट सेट नहीं किया था। तो ऐसा टारगेट सेट करने वाला भारत का, और बोला जाए तो दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। तो वो शहर कौन सा है? वो शहर है आपका मुंबई। कौन सा शहर है वो आपका? वो शहर है आपका मुंबई। जिसने बोला है कि हम 2050 तक जीरो कार्बन तक पहुंच जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत? और भारत ने एक टारगेट और लिया है, तो वो उसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख लो कि 2047 तक इंडिया ने कहा है कि हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे। कैसा? कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं होंगे। एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जाते हैं। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखो, which auto company has launched India's first fuel cell electric vehicle FCEV, which is completely powered by hydrogen? हाइड्रोजन से चलने वाला पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन से चलने वाला पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत की किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च किया है? भारत की किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च किया है? ओके, देखो, जहां पर भी पहला आता है, और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक का जमाना है। क्या? इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इन सारे फील्ड्स के अंदर आपके पैसे बढ़ने के चांसेस हैं। ओके, चलिए, बट निवेश अपने खुद के खतरों पर कीजिए, मेरी बात मान के मत कीजिए। चलिए, देखिए यहाँ पर तो मैं अगर आपसे यहाँ पे सवाल पूछूं एक, ओके, तो सवाल क्या है मेरा यहाँ पर, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। हीरो मोटर कॉप, इसको आपने अभी लास्ट में ही न्यूज में देखा होगा। हीरो मोटर कॉप ने न्यू ईवी ब्रांड लॉन्च किया है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया है। तो उस ब्रांड का नाम बताना है आपको। देन देन दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बोला है, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला है? दिल्ली गवर्नमेंट ने ईवी को बढ़ा ईवी को इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी निकाली है। बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी निकाली है। बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी, तो उस पॉलिसी का नाम बताना है आपको। और ये भी बोला है कि 2024 तक दिल्ली के अंदर 25% व्हीकल क्या बन जाएंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको उस पॉलिसी का नाम बताना है। ओके, और फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सा है? ये सिटी आजकल बहुत फेमस है, न्यूज में बहुत आ रहा है। अभी इसके रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज किया गया था, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। ओके, चलिए, तो इसने हीरो मोटर कॉर्प ने कौन सा ब्रांड बनाया? उस ब्रांड का नाम है वीदा ब्रांड। ओके, और इस पॉलिसी का नाम क्या है? स्विच दिल्ली कैंप स्विच दिल्ली कैंपेन और स्विच दिल्ली अभियान। ओके, स्विच दिल्ली अभियान।
देन फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी मेरा क्या बन गया है, केवड़िया बन गया। क्या बन रहा है, केवड़िया बन गया है। और ये आपका कहाँ है, गुजरात में है। ओके, तो अब मेरे सवाल का आंसर कि हाइड्रोजन पर चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल को किसने लॉन्च किया है, टोयोटा ने लॉन्च किया है। क्या, टोयोटा। ओके, और उस कंपनी का नाम क्या है, मिराई। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। 44th edition Fed Chess Olympiad 2022 is scheduled to be held in following which of the following countries? तो आपका जो चेस ओलंपियाड है 2022 का 44 तो किस शहर में आयोजित होने वाला है? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है चेन्नई। क्या है इसका आंसर, चेन्नई है। ओके, देखो ये लिखा है फाइड, लेकिन इसको फाइड पढ़ा नहीं जाता है, इसको पढ़ा जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्या पढ़ते हैं इसको, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसको पढ़ा जाता है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है इसका, स्विट्जरलैंड में। ओके, स्विट्जरलैंड में है। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ओके, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ओके, अब जो आपका 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होने वाला है, वो भी आपका कहाँ पे होगा, चेन्नई में होगा। ओके, और हमारे देश में 73 ग्रैंड मास्टर है चेस के फील्ड में। कितने हैं, 73 ग्रैंड मास्टर है। ओके, तो इतना जानकारी चेस के ऊपर आपके लिए इनफ हो गया। ओके, चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 10। Which state government has developed Dishan app to ensure easy access to लैंड रिकॉर्ड्स? देखो दिशांक ऐप क्या है कि आपके जो भी जमीन से जुड़ी जानकारी रहेगी या फिर जमीन से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आप तक आसानी से पहुंचा दिया जाएगा। ओके, तो दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया है, दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया है, ये ऐप लॉन्च किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इसके बाद में एक और है भूमि दस्तावेज, भूमि दस्तावेज की डोर स्टेप डिलीवरी, भूमि दस्तावेज की डोर स्टेप डिलीवरी। ओके, विद मैपिंग किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, मतलब कि आपके भूमि से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनकी डोर स्टेप डिलीवरी करवाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट वाला बरोबर प्रिंटिंग के साथ। वो लॉन्च किया है बिहार गवर्नमेंट ने। ओके, और भूमि के रिकॉर्ड रखने के लिए, भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए उन हर एक जमीन का एक 16 डिजिट का अंक निर्धारित किया जाएगा। तो ये काम किस राज्य सरकार ने किया है, यूपी गवर्नमेंट ने किया है कि अगर आपके पास एक जमीन है तो उसका एक 16 डिजिट का नंबर जरूर होगा। ओके, और दिशांक ऐप का काम किसने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने। ओके, चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मेरा, देखिए ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 में रिलायंस डिस्पाइट चैलेंजेस मींस भारतीय ब्रांड रिलायंस रिटेल को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मिला है। रिटेलिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग जितने एप्लीकेशन यूज नहीं करते हो, डेलाइट देखिए, डेलाइट यहाँ पे एक कंपनी है, मतलब एक फर्म कंपनी है ये। ओके, उसने रिपोर्ट निकाली है, उसमें क्या होता है जितने भी आपके रिटेल्स एप्लीकेशन जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह जितने भी एप्लीकेशन है आपके, तो उनमें रिलायंस को जो भारतीय ब्रांड है उसको कौन सा स्थान मिला है। ओके, तो सबसे पहला स्थान है आपका किसका, और दूसरा, और उसके बाद में रिलायंस कितने नंबर पे आता है। तो अगर आपको लग रहा है पहला अमेजोन है गलत, तो पहला है आपका वॉलमार्ट। क्या है, वॉलमार्ट है। अमेजोन आपका दूसरा है। और आपके 56वें नंबर पे कौन आता है, आपका 56वें नंबर पे आपका आता है रिलायंस। ओके, कोई दिक्कत। और अगर मैं आपसे अगर अमेजोन के सीईओ का नाम पूछूं तो जेफ बेजोस गलती से भी मत दो,
मत बोल देना 2021 में उन्होंने अपने सीईओ की पोस्ट छोड़ दी थी। वो फाउंडर है अमेजोन के, इनका नाम है एंडी जेसी। क्या नाम है? एंडी जेसी, अमेजोन के सीईओ का नाम। ओके, तो कौन सी रैंक है रिलायंस की? 56वीं रैंक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पर। who has been reappointed as the managing director MD and chief executive officer CEO of the Tata Consultancy Services for the 5 years। टीसीएस कंपनी में अगले 5 साल के लिए एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है? ओके, तो ये बनाया गया है राजेश गोपीनाथन को। किसको? राजेश गोपीनाथन को। एमडी और सीईओ से मेरे को याद आया, मैंने आपको कल एक नाम बताया था, तपन सिंगल का। इसका तपन सिंगल का। ओके, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये किस कंपनी से रिलेटेड है। देन उसके बाद में अगर मैं आपको और यहाँ पे नाम लिखवाऊं तो मदाबी पूरी, देखिए मदाबी, मदाबी पूरी, ये किससे रिलेटेड है? देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा। देन संजीव कपूर, संजीव कपूर एंड प्रदीप कुमार रावत, प्रदीप कुमार रावत। ओके, चलिए। तो तपन सिंगल कहाँ के है? ये है बजाज अलायंस के हेड। कहाँ के? बजाज अलायंस के हेड। ये मैंने आपको कल ही बताया था इनके बारे में। बजाज अलायंस के हेड है ये। ओके, मदाबी पूरी कहाँ के है? ये है आपके सेबी के चेयरपर्सन। कहाँ के? सेबी के चेयरपर्सन। ओके, फिर बाद में आपके जो देवाशीष पांडा है, ये कहाँ के? इरडाई के चेयरपर्सन है। किसके? इरडाई के, इरडाई के चेयरपर्सन है। चेयरमैन लिख दो। चेयरमैन। ओके, देन संजीव कपूर कहाँ के हैं? जेट एयरवेज के क्या है ये? एमडी एंड सीईओ दोनों है। किसके? जेट एयरवेज के, एयरवेज की क्या है ये? एमडी एंड सीईओ। उसके बाद में प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत कौन है? ये मैंने कल ही आपको बताया था। ये चाइना में क्या है? भारत के राजदूत हैं। चाइना में क्या है? ये भारत के राजदूत हैं, प्रदीप कुमार रावत। ओके, एक नाम और लिख लीजिए आप लोग, संजीव मेहता। संजीव मेहता कौन है? फिक्की के चेयरमैन है। संजीव मेहता कौन है? फिक्की के चेयरमैन है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो चलो, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल हुज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर? एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देन उसके बाद में जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओके, और इस इनके प्रेसिडेंट का नाम भी बताना है आपको। ओके, चलिए। फिर उसके बाद में और जो सवाल इसके ऊपर बन सकते हैं, एशियन कप 2022 कहाँ होने वाला है? एशियन कप 2022 कहाँ होने वाला है? देन T20 वर्ल्ड कप, T20, वो ये सब मैं क्रिकेट के बारे में ही बात कर रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है। एंड आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होने वाला है? आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 जो अभी रिसेंट में चालू भी है। ओके, तो आपका एसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका है कोलंबो, श्रीलंका में। ओके, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? दुबई में है। देन इसके प्रेसिडेंट कौन है? ग्रेग बार्कले। क्या है इनका नाम? ग्रेग बार्कले।
ओके। एशियन कप 2022 ये कहाँ पे होगा? ये होगा श्रीलंका में। ओके। T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा आपका? ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और जो आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 चालू है, वो कहाँ पे चालू है आपका? न्यूजीलैंड में वो चालू है। ओके, न्यूजीलैंड। ओके। और इंडिया वुमेन टीम का कोच, इंडिया वुमेन टीम का कोच किसे बनाया गया है? वुमेन टीम का कोच किसे बनाया गया है? टीम कोच ये बनाया गया है, रमेश पवार को दोबारा कोच बनाया गया है, उनके ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगे थे उनके हटने के बाद में। रमेश पवार। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? वो बने हैं जय शाह। कौन बने हैं वो? जय शाह बने हैं। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? फ्लिपकार्ट की कई सारी ब्रांचेस है, ये उनकी इंश्योरेंस वाली ब्रांचेस है। तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का सीईओ किसको बनाया गया है? फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का सीईओ किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है प्रशांत जवेरी को। किसको? प्रशांत जवेरी को। इसके अंदर आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। वो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022? ये मैंने आपको कल ही बताया था, ये मैंने आपको कल ही बताया था। इंडिया की रैंक क्या थे इसके अंदर? बताइए इंडिया की रैंक क्या थी इसके अंदर? इंडिया की रैंक थी 136 रैंक थी इंडिया की। अब यहाँ से सबसे कॉमन सवाल कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट निकालता कौन है? ये रिपोर्ट निकालता कौन है? तो सबसे कॉमन सवाल है कि ये रिपोर्ट निकालता कौन है? ये रिपोर्ट जिसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है, जो इसको प्रकाशित करता है, वो करता है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूएनएसडीएसएन। ओके। तो इसके अंदर जो रैंक है, अगर रैंक वाइज में बात करूं, अगर मैं रैंक वाइज बात करता हूं, तो सबसे पहला रैंक किसको मिला? सबसे पहला रैंक मिला है फिनलैंड को। ओके। और जो सेकंड रैंक है ये आपका किसको मिला है? ये मिला है डेनमार्क को। ओके। और थर्ड रैंक किसको मिला है? ये मिला है आइसलैंड को। फोर्थ रैंक किसको मिला है? फोर्थ रैंक आपका, ओके, फोर्थ रैंक मिला है स्विट्जरलैंड को। क्या आगे आप सीधा पढ़िए, इंडिया का कितना रैंक है? 136 रैंक है अपने इंडिया का। और सबसे लास्ट का रैंक है अफगानिस्तान का। किसका? अफगानिस्तान का। ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे लगता होगा, देखिए यहाँ पे ना पाकिस्तान का रैंक इंडिया से बेटर है, लेकिन ये यहाँ पे ये नहीं समझना चाहिए कि भारत पाकिस्तान से पीछे नहीं। अगर हम लोग 20 रिपोर्ट देखें तो 19 रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान से अच्छा है। अगर एक में कम हो भी गया तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक रिपोर्ट निकलती थी पहले, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट, डूइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ओके। इसके अंदर 2014 में, इसके अंदर 2014 में भारत की रैंक थी 142 और 2020 में इसकी रैंक थी 63। ओके। अब ये रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिपोर्ट बैन कर दिया गया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट बैन कर दिया गया था, क्योंकि चाइना अपना डेटा सही नहीं दे रहा था, इसी कारण वश। ओके। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।